हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर की। एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड हमने समझ लिया है कि किस तरीके से रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा या उसकी पेशवा बनने की ख्वाहिश जो है वो एंग्लो मराठा वॉर की ओर लेकर जा रही है। तो एंग्लो मराठा वॉर 3 होते हैं, इनकी डिटेल्स हमने यहाँ पर देख ली है, और इन 3 युद्ध के दौरान डिफरेंट ट्रीटीज़ हमें थोड़ा सा देखनी है और इन ट्रीटीज़ के सीक्वेंसेस को समझना है। हालांकि हमें यदि हम बात करें, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि ये सीक्वेंसेस हैं 1775 से 82 तक पहला बैटल होता है, और इस पहले बैटल के दौरान डिफरेंट ट्रीटीज़ होती हैं। हमें इस ट्रीटीज़ को समझना है, सीक्वेंसेस को समझना है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हुआ था। ये एंग्लो मराठा वॉर इतने दिन तक क्या कर रहे थे? तो हिस्टोरियंस ने इस सीक्वेंस को समझने के लिए डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, और इस एंग्लो मराठा वॉर के अब हम कारणों की ओर डिस्कशंस करते हैं। तो डिस्कशंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हालांकि उसे समराइज़ करना है तो हमने देखा है कि मराठाओं के बीच में सत्ता के लिए एक संघर्ष शुरू होता है, और ये संघर्ष जो है उसमें ख़ास रोल अदा कर रहे हैं हमारे रघुनाथ राव या राघोबा या चाचा जी हम कह सकते हैं। तो ये जो शब्द मैंने बोले हैं उनको समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को समझना होगा, तब आपको ये घटनाएं समझ में आ चुकी होंगी। दूसरा हम देखते हैं तो मराठा की पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स जो है भाग लेना शुरू कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स तो इसी चीज़ में बैठे हुए हैं, इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब जो है कि मराठा जो है पॉलिटिक्स में हम इंटरप्ट हो
और इस तरीके से घटना को अंजाम दें। तो ये कुछ ख़ास कारण हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं मराठा बैटल, एंग्लो मराठा वॉर का फर्स्ट भाग। अब यदि हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले रघुनाथ राव या जो चाचा हैं वो जो है 1775 में भाग कर जाते हैं सूरत। सूरत जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट होता है, 1775 का समय होता है, और इस ट्रीटी के द्वारा वो अपनी पेशवाई की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पेशवा यदि आपने बनवा दिया, आपने अपनी मुझे मदद दी और आपने मुझे पेशवा बना दिया तो मैं आपको कुछ हिस्से दे दूंगा। सीधी सी बात है कि अंग्रेज कुछ भी काम बिना लिए दिए नहीं करेंगे। तो 1775 की ये ट्रीटी होती है रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में, और इस ट्रीटी का उद्देश्य होता है रघुनाथ राव को पेशवा बनाना। इस तरीके से हम देखने वाले हैं। लेकिन जब ये बात पता चलती है पेशवा को, जब पेशवा कौन है, पेशवा आप समझ सकते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही नाना फडणवीस या सवाई माधवराव को जब पता चलता है, सवाई माधवराव तो आपके माइनर चाइल्ड होते हैं, तो नाना फडणवीस को पता चलता है, तो नाना फडणवीस जो है वो अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करते हैं जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं 1776 में। और इस संधि के द्वारा ये बात कही जाती है कि हम कहीं ना कहीं जो है रघुनाथ राव की मदद नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स ऐसा कहते हैं। तो नाना फडणवीस ये ट्रीटी जो करते हैं वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच में करते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ तो पेशवा की दावेदारी रघुनाथ राव के द्वारा की जा रही है और नाना फडणवीस ये दावेदारी सवाई माधवराव के लिए रखते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, और इसी विवाद के फलस्वरूप हम देखेंगे कि एक बैटल कन्वर्ट होगा। अब ख़ास बात यह है कि इन दोनों ट्रीटीज़ में से कौन सी ट्रीटी ज़्यादा प्रिविलेज होगी, जिसकी प्राथमिकता होगी। तो इसके लिए आपको जाना होगा पॉलिटी के रेगुलेटिंग एक्ट की ओर, और रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखेंगे कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा जाता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है वो सुपीरियर होगी बॉम्बे और मद्रास के बीच में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है वो पावरफुल हो जाती है बाय दिस रेगुलेटिंग एक्ट। और इस तरीके से हम देखते हैं कि देयर वाज ए कन्फ्यूज़न इन बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिशर्स। इस कंडीशंस में थोड़ा सा इसमें और भी सीक्वेंसेस हैं, बट हम उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कन्फ्यूज़न के बीच में एक लड़ाई हो जाती है 1779 की बैटल ऑफ बड़गांव। बैटल ऑफ बड़गांव थोड़ा सा आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि ये गुरिल्ला वॉर होता है, और गुरिल्ला वॉर होता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि देखिए मुंबई जो है वो आपका अंग्रेज़ों के पास है, और पूना जो है वो आपका मराठाओं के पास है। तो मुंबई और पूना का जो बीच का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा यदि आप समझें जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही हिली टेरेन है, अप एंड डाउन से भरपूर है। और जब अप एंड डाउन से भरपूर होगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, और इस वजह से वो जो है डिफीट कर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। क्योंकि गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स में कौन एक्सपर्ट है, गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स में एक्सपर्ट है हमारे मराठा। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स इज़ गोइंग टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द मराठा। ये जो वॉर होता है वो अंग्रेज़ों के लिए अच्छा साबित नहीं होता, और इसीलिए वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो ट्रीटी ऑफ बड़गांव की ओर जाते हैं। बुलायार की सिचुएशन को समझते हुए 1779 में ट्रीटी ऑफ बड़गांव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रीटी जो है वो इंसल्टिंग होती है अंग्रेज़ों के लिए। हम ऐसे कहते हैं कि इसके क्लॉजेस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल का, वो इस ट्रीटी को नहीं मानता या इस ट्रीटी का वॉलेशन करता है और कंटिन्यूस वॉर रखता है। और इस वजह से हम देखेंगे कि अंग्रेज़ और मराठा के बीच में बहुत सारे सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल वी कैन से दैट कि यहाँ पर 1782 में एक ट्रीटी ऑफ सालवाई होता है, और जिसमें सिंधिया का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1782 में ये ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है इस सीक्वेंस को ख़त्म कर देती है। सॉरी। तो मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि हाउ द सीक्वेंस इज गोइंग ऑन एंड द ट्रीटी इन बिटवीन द मराठास एंड द मुगल्स, मराठास एंड द ब्रिटिशर्स, और इस तरीके से ये सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा। एंड बाय दिस ट्रीटी दैट मीन्स सालवाई की संधि के साथ ये बैटल ख़त्म हो जाएगा। क्या होता है इस ट्रीटी के द्वारा, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, अभी देखते हैं। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को जो वादा किया था कि हम आपको पेशवा बना देंगे, अब पेशवा तो बन नहीं पाएगा। इन सच कंडीशंस अंग्रेज आर गोइंग टू एक्सेप्ट द माधवराव या सवाई माधवराव जो है वो पेशवा बने रहेंगे।
तो रघुनाथ राव का क्या होगा, रघुनाथ राव को थोड़ी छोटी मोटी पेंशन दे दी जाएगी, और जब पेंशन दे दी जाएगी तो इस पेंशन को अंग्रेज देंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो राज़ी हुए कि हम आपको पेंशन देंगे, मतलब आपके रघुनाथ राव को। तो इस ट्रीटी के द्वारा ये सीक्वेंस ख़त्म हो जाता है, और इस तरीके से ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ सालवाई की भी हम बात करें तो कुछ समय तक अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में शांति को स्थापित कर देती। तो ये जो सीक्वेंस अभी मैंने समझा है उसी की ये पार्ट हैं, और इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का रोल हमने देखा, ट्रीटी ऑफ सालवाई का हमने देखा। अब ट्रीटी ऑफ सालवाई की कंडीशंस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द कंपनी रिटेन द कंट्रोल ऑफ द सालसेट एंड भरूच, ये जो पॉइंट्स हैं वो कुछ एरिया हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि हम देखेंगे कि इस ट्रीटी ने अंग्रेज़ और मराठा के बीच में लगभग 20 साल तक शांति स्थापित कर दी। और क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ क्षेत्र हैं जो इनको रखने को मिला, ठीक है। दूसरा एक ख़ास इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंग्रेज़ों का जो कट्टर दुश्मन है वो है फ्रेंच, और फ्रेंच की जो मदद जो है मराठा नहीं करेंगे या उनको बस्तियां स्थापित करने से रोकेंगे, ऐसा इस ट्रीटी में कहा जाने लगा है। तो ऐसी कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। पेंशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस तरीके से हम देखने वाले हैं। पुरंदर की संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा जीते गए क्षेत्र मराठाओं को वापस कर दिए जाएंगे, ये हम देखेंगे। लेकिन इस ट्रीटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है 20 साल तक अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में शांति स्थापित हो जाती है। ये वो क्षेत्र हैं, बसीन है, मुंबई है, इनको आप मैप में देख सकते हैं, बड़गांव, पूना, पुरंदर, ठीक है, ये सालवाई ग्वालियर के पास में है। तो इन क्षेत्रों को देखकर समझकर हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हमारी जो पेशवाई जो हम क्रम में देखें तो हमारे इस क्रम में अगले पेशवा आते हैं बाजीराव सेकंड। ही विल बी कंसीडर द लास्ट पेशवा ऑफ दिस डायनेस्टी, और वो कठपुतली शासक। तो इनके फादर की वजह से, देखिए यदि आपने जो डायनेस्टीज़ का सीक्वेंस है वो नहीं समझा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बाजीराव सेकंड कोई और नहीं है, इनके रघुनाथ राव के ही बेटे होते हैं। और पहला बाला बैटल जो है इनके फादर की वजह से हुआ, तो आगे आने वाले बैटल इनकी तरह होंगे। और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 20 साल के बाद दूसरा बैटल होता है। तो ये 20 साल के बीच में अंग्रेज क्या कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा। अंग्रेज वर बिजी इन द एनेक्सेशन ऑफ द मैसूर। मैसूर इस दौरान उन्होंने कैप्चर कर लिया है, उसको उन्होंने जीत लिया है, और अंग्रेज़ों का रुख जो है अब इसकी ओर हो जाता है। तो बिफोर गोइंग टू द एंग्लो मराठा वॉर पार्ट 2 या सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की ओर जाने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1799 से 1800 के बीच में हम देखते हैं मैसूर का पतन हो जाता है, जो अभी मैंने बताया। और अब अंग्रेज़ों का जो ध्यान है वो केवल मराठा एम्पायर की ओर है। मराठा एम्पायर यहाँ है तो, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे चल रहा है। अब अंग्रेज़ों का ध्यान इस बड़े क्षेत्र की ओर आ चुका है, और वो अपने साम्राज्य के अंतर्गत इन मराठा को भी शामिल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और इस समय मराठा पावर जो है कई 5 प्रमुख संघों में, याद करिए बाजीराव फर्स्ट ने एक यूनियन बनाया था जिसमें अलग अलग जो सरदार हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी संघ की बात मैं कर रहा हूँ, और ये संघ जो हैं वो यूनाइटेड हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, लेकिन एक परिवार की तरह आपस में ये अपने मुद्दों को सॉल्व भी कर लेते हैं, सुलझा भी लेते हैं। और ये सरदार हैं कौन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, अंग्रेज इन सारे सरदारों को अलग अलग हराएंगे। अभी तो यूनाइटेड हैं, लेकिन अभी हमने पिछली वॉर में हमने देखा कि ऑल आर यूनाइटेड, ये सभी एक साथ यूनाइटेड हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अंग्रेज एक सीक्वेंस के तहत, एक चाल के तहत या कॉन्स्पिरेंसी के तहत अलग अलग रूलर्स को हराएंगे, और इस तरीके से हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मराठा जो है वो अपने झगड़ों में तो लगे हैं, लेकिन इन झगड़ों को सॉल्व कर लिया जाता है, और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ योग्य लीडर हैं। तो बिफोर गोइंग टू द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। तो देखिए क्या होता है कि इस समय तक आते तक, मतलब 1803 तक आते तक बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं।
कैसी घटना हो चुकी है? सबसे पहला यदि हम देखें तो यहाँ पर महादजी सिंधिया जो खास ग्रेट रूलर होते हैं 1794 में निपट जाते हैं। निपट जाने का मतलब है यहाँ पर स्वर्ग सिधार जाना। तो सिंधिया वाले जो सरदार हैं वहाँ एक वैक्यूम बन जाता है। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैक्यूम इन द होलकर्स डायनेस्टी। 1795 में अहिल्याबाई होलकर भी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरीके से 1800 में नाना फडणवीस वही व्यक्ति है जिसने राघोबा को चाचा बनने से रोका था। तो क्या हम ऐसा कहें कि यहाँ पर लीडरशिप में वैक्यूम देखने को मिल रही है? तो कोई गलत नहीं होगा। वी कैन से दैट देयर इज ए लैक ऑफ द लीडरशिप इन दिस सिनारियो। यदि इसके पहले कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो ये आपस में मिलकर बैठकर डिस्कशन कर लेते, लेकिन अब आ गए हैं हमारे बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड का काम क्या है? रायता फैलाना। और उसी रायते फैलाने के घटनाक्रम को अभी हम समझने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पेशवा है वो पेशवा 1795 में माधवराव सेकंड या सवाई माधवराव जो है वो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करने के बाद 1795 में बाजीराव सेकंड आएंगे। और बाजीराव सेकंड जो हैं वो राघोबा का ही बेटे होते हैं। तो ये लीडरशिप की वैक्यूम हो रही है, इसका क्लियर इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है। और अंग्रेज भी अभी तक खाली हो चुके हैं। अंग्रेज़ों ने 1799 तक आते आते तक मैसूर का एनेक्सेशन कर लिया है एंड दे आर वेरी फ्री। अभी आप जैसे देखें कि अंग्रेज़ों के पास कोई काम नहीं है, बेरोज़गार हो गए, वी कैन से दैट लाइक दैट। तो अब वो उनका जो नज़रिया है या उनका जो रुख होगा वो कहाँ की ओर होगा? वो होगा मराठास की ओर। और इस तरीके से ये वो सीक्वेंस की ओर भाग लेते हैं। तो युद्ध तो 1803 के आसपास शुरू होता है, लेकिन बीच में हम थोड़ा सा सीक्वेंसेस को बैकग्राउंड से लेते हुए चलते हैं। 1801 का समय है और पेशवा और सिंधिया आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अब आप देखिए, होता ये है कि ये मराठा सरदार अभी तक यूनाइटेड थे, है ना, एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन ये अब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं। तो पहले तो क्या होता था, बैठकर मुद्दों को सॉल्व कर लिया जाता था, लेकिन अब मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे। ये आपस में अलायंस बनाते रहते हैं और अलायंस या गठबंधन बनाएंगे तो एक गठबंधन पेशवा और सिंधिया के बीच में देखने को मिलता है। पेशवा बाजीराव सेकंड है और पेशवा का काम जो है रायता फैलाना है। जैसा इनके पप्पा ने रायता फैलाया था ऐसा ही कुछ रायता इनके द्वारा यहाँ फैलाया जाएगा। होता यह है कि इस गठबंधन के द्वारा हम ऐसे कह सकते हैं, इस गठबंधन का उद्देश्य क्या होगा? बगल वाले जो सरदार है उसको डोमिनेट करना या उसको डिफीट करना। और यशवंतराव के भाई को इस गठबंधन द्वारा मार दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक पेशवा और सिंधिया मिलकर जो है होलकर पर जो है अटैक करने की कोशिश करते हैं। और अटैक करते हैं तो यशवंतराव होलकर के भाई को ख़त्म कर दिया जाता है। अब यशवंतराव होलकर क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, मराठा है और मराठा यहाँ पर ये अटैक कर देंगे। और अटैक कहाँ करेंगे? पेशवा के गढ़ में करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पेशवा का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने पूना पर हमला कर दिया। समय है 1802। पूना में यशवंतराव होलकर जो है हमला कर देते हैं। और पूना में कौन है? पूना में आप देखेंगे बाजीराव सेकंड है। बाजीराव सेकंड मतलब कौन? बाजीराव सेकंड इज़ नथिंग बट हमारे पेशवा हैं। और पेशवा भागकर कहाँ जाएगा ये आप सभी को पता है। हु इज़ पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम? जैसे इनके फादर भाग कर गए थे वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बाजीराव सेकंड भाग कर जाएगा अंग्रेज़ों के पास। और अंग्रेज़ों के पास भाग कर जाने पर ये करेगा यहाँ पर एक संधि, और इस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन। बसीन या बैसीन की संधि जो है पेशवा और ब्रिटिश के बीच में होती है, लेकिन ये संधि पुरानी वाली संधि से थोड़ी सी अच्छी वाली है, मतलब अंग्रेज़ों के फेवर में। अब अंग्रेज़ों के फेवर में कैसे है? ये है सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब है मकड़ी का जाल। देखिए क्या है कि इस सहायक संधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन थोड़ा सा मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि इस संधि के द्वारा पेशवा जो है अपना जो पद है उसकी गरिमा जो है वो खो देता है। ये एक मकड़ी के जाल के समान है जिसमें एक बार किसी ने साइन कर दिया तो लगातार लोग फंसते जाएंगे। और पेशवा ने जब इस पर साइन कर दिया है तो क्या मराठा सरदार बाकी लोग जो हैं वो मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे।
मोटे तौर पर सहायक संधि एक जनरल बोगी के डब्बे के समान है। ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें क्या है कि जनरल बोगी में मराठा सरदार जो है सफ़र कर रहे हैं और धीरे धीरे मराठा सरदारों को हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और उनकी टेरिटरी को अंग्रेज कैप्चर कर लेंगे। ये है सहायक संधि, मतलब आपके सहायक बनकर आपको असहाय कर दिया जाएगा। ये है ट्रीटी ऑफ बेसिन या सहायक संधि। तो वेलेजली के द्वारा ये लाई गई है ये संधि, और वेलेजली तो इस समय हम कह सकते हैं कि वो खास इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। और इस ट्रीटी में क्या होता है, इस ट्रीटी में आप देखिए कि अंग्रेज जो है अंग्रेज़ों का संरक्षण पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। मतलब वैसे ही हालत ख़राब थी और आपने उनको अपना वेंटिलेटर का बटन दे दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। तो उनका संरक्षण ये स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे फॉरेन रिलेशंस। अब आपके कौन दोस्त होंगे, कौन मित्र होंगे, हु विल डिसाइड, अंग्रेज डिसाइड करेंगे। तो पेशवा का पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। और दूसरा, अंग्रेज़ों की सेना जो है वो पूना में रहेगी। ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही है। और इस जब सिचुएशंस की बात होगी तो ये अपमानजनक संधि जो है बाकी सरदार एक्सेप्ट नहीं करते या उसको नहीं मानते। तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग ट्रीटी इन फेवर ऑफ द मराठास। और इस तरीके से ये घटना देखने को मिलेगी और यहीं से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब अंग्रेज ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हमें अलग अलग सरदार को हराना है और अलग अलग सरदार के साथ अलग अलग ट्रीटी करनी है। ओवरऑल बहुत सारी घटनाएं हैं, बट हम यहाँ पर खास बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंधी और भोसले एक साथ आते हैं। 1803 से 5 का समय होता है। गायकवाड़ जो है वो एक तरह से तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। और होलकर जो है वो थोड़ा सा इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, द ऑल दीज मराठा यूनियन सोल्जर्स या जो सरदार हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज क्या करेंगे, उन्हें यूनिटी के साथ ना तोड़कर उन्हें एक एक कर तोड़ रहे हैं। यही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और इस मौके का फ़ायदा उठाता है वेलेजली। जैसा मैंने आपको बताया है, वो नदर्न मराठास टेरिटरीज़ को हैंडल करता है और सदर्न मराठा टेरिटरीज़ को कैप्टन लैक करते हैं। और इस तरीके से बैटल छिड़ जाते हैं। और 1803 से 5 के बीच में कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और इन लड़ाइयों का परिणाम अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंधी और भोसले जो है वो 5 महीने के भीतर हार जाते हैं और अलग अलग लोगों को पकड़ कर जो है वो पकड़ कर संधियाँ की जाती हैं। 17 दिसंबर 1803 को एक ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है। इस ट्रीटी ऑफ देवगांव में हम देखेंगे अंग्रेज और भोसले जो है इनके मध्य होती है। और इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स जो है भोसले को हरा देते हैं। भोसले साहब जब हार जाते हैं तो कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेज़ों को दे देते हैं। तो क्या हम ऐसा कहें कि अंग्रेज़ जो है ज़्यादा भारी हो रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास देखिए कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मैसूर को हरा चुके हैं और वो पावरफुल हो चुके हैं, जबकि पिछले बैटल में इतने पावरफुल नहीं थे। दूसरा, वो गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स में एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन ये युद्ध जो है मैदानी युद्ध है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो we can say that Britishers are very much powerful during this time and they are that means they are capable to defeat Marathas separately। और वो एक एक तोड़कर उनको हटा रहे हैं। तो आपने भी वो बचपन में कहानी सुनी होगी, एक वो लकड़ी के गट्ठे को आप इकट्ठा आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं। तो ऐसी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी और अंग्रेज़ इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने भी वो कहानी पढ़ रखी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा, सिंधिया को भी ये हरा देते हैं। और सिंधिया को जब वो हराते हैं 1803 दिसंबर की बात है। और वहाँ पर अर्जुन सुन्नी गांव या सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि होती है और इस तरीके से सिंधिया गंगा और यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे देते हैं। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव से उन्होंने एक को हराया, दूसरे को हराया अर्जुन गांव की संधि के द्वारा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये संधि सारी की सारी सहायक संधि ही है, वही है मकड़ी का जाल। और इस पर पेशवा फंस चुका है, भोसले फंस चुके हैं, सिंधिया फंस चुके हैं।
तो क्या होने वाला है अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। कुछ समय बाद जो है होलकर भी, अब होलकर थोड़े से ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं अंग्रेज़ों को या ज़्यादा समय तक रोक कर रखते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि होलकर भी एक समय के बाद डिफीट हो जाएंगे। 1805 राजपुर घाट की संधि, और इस तरीके से हम देखते हैं होलकर और ब्रिटिशर्स जो है वो संधि करते हैं, और ये संधि भी वही होती है जो हमने अभी अभी देखा। तो मोटे तौर पर यदि हम कहें कि ये संधियां जो हो रही हैं वो संधियां जो है वो अंग्रेज़ों के फेवर में हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि देवगांव अर्जुन सुन्नी गांव की संधि है, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हैं जो बसीन अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर जो क्षेत्र हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो अपना काम निकलवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मोटे तौर पर यहाँ हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया है, हर मराठा सरदार को अलग अलग पराजित किया और उन्हें ट्रीटी करने का मौका दे दिया। मौका था अंग्रेज़ों के जीतने का। अब देखिए मेन सिंधिया वेरी ग्रेट, ठीक है, दैट मीन्स भोसले ग्रेट है, होलकर उनको डिफीट कर दिया। तो बाकी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे जो गायकवाड़ वगैरह बचे हैं तो वो भी इस तरीके से हम कहीं ना कहीं देखेंगे। तो मराठा एम्पायर या यूनियन जो है वो ख़त्म ही हो जा रहा है, यह बिखर चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो आगे निपट जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद यदि देखें तो मराठा शक्ति जो है वो टूट जाती है, और इस तरीके से ये युद्ध ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। अब हम बढ़ने वाले हैं अगले बैटल की ओर, और अगला बैटल होगा 1817 से 1818 के बीच। तो देखिए क्या है कि मराठा वीक तो हो चुके हैं लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, और पूरी तरीके से ख़त्म जो हैं वो होंगे तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में। और तीसरे एंग्लो मराठा वॉर की नींव जो है वो 1814 के आसपास रखी जाती है। अब देखिए वही कहानी है, वही हम देखेंगे, वही मराठा आपस में लड़ेंगे और यहाँ पर अंग्रेज़ों को मौका मिलेंगे। और इस बार अंग्रेज़ जो है वो बैठे हुए हैं कि जब यदि इन्होंने फिर से लड़ाई किया तो क्या रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब वो यूनियन को ही ख़त्म कर देंगे कि मराठा यूनियन होगी ही नहीं, ख़त्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जो है सपेरा जो है वो ब्रिटिशर्स हैं और बीन बजाने का काम करेंगे, और यहाँ पर मराठा जो है एम्पायर है उसको कुचल दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा घटनाक्रम समझ लेते हैं। और 1814 में पेशवा और गायकवाड़ के बीच में एक विवाद होता है, और उस विवाद को सुलझाने के लिए गायकवाड़ जो है पेशवा के पास एक दूत भेजते हैं, एनवॉय भेजते हैं, वी कैन से दैट कि एक मैसेज भेजते हैं। लेकिन पेशवा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और वो क्या करता है, उस दूत की हत्या कर देता है। तो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और आप उसको मरवा देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हम देखते हैं लड़ाई और झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। एंड दिस इज़ द चांस फॉर द ब्रिटिशर्स टू इंटरप्ट इट, एंड दिस इज़ द वेरी दैट मीन्स ठीक है गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिशर्स। और इस तरीके से ये जो है मोटे तौर पर अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है, और अंग्रेज़ जो है वो ये कहते हैं पेशवा पर आक्रमण कर कि या तो आपको क्या है कि हमारे साथ ट्रीटी करनी होगी या सरेंडर करना होगा। इस तरीके से अंग्रेज़ और पेशवा के बीच में एक ट्रीटी ऑफ पूना होता है 1817 में, और हम यहाँ देखते हैं कि इस ट्रीटी के द्वारा मराठा यूनियन को ही डिसॉल्व कर लिया जाता है। तो इस समय बाजीराव फर्स्ट की आत्मा भी रो रही होगी कि हमने क्यों यूनियन बनाया था, ताकि हम लोगों को जोड़ सकें या हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर सकें। लेकिन 1817 जून पुणे का समय है, और इस ट्रीटी के द्वारा मराठा यूनियन को ख़त्म कर दिया गया। और अंग्रेज़ों ने इसी, या कह सकते हैं सहायक संधि, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने बाकी सरदारों के लिए भी यही ऑफ़र रखा, और जब नहीं माने तो फिर क्या होगा, बैटल होगा। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फोर्स अदर वॉरलॉर्ड्स इनटू द ट्रीटीज, ठीक है। इन सच कंडीशन वी विल फाइंड आउट द बैटल्स, ठीक है, एंड दिस बैटल इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द ट्रीटीज। 6 नवंबर 1817 को ब्रिटिशर्स और गायकवाड़ के बीच में भी एक ट्रीटी होती है, और ये सारी की सारी ट्रीटीज़ ऐसी ही होती हैं। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर दैट इज़ सिंधिया के साथ होती है, और इस ट्रीटी में जो है वो सिंधिया कमिट करते हैं कि हम पिंडारीज को ख़त्म करने में ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लें कि अंग्रेज जो है पहले वाले बैटल में, पहले वाले वॉर में पूरा यूनियन से हार जाते हैं,
when they are going to realize, ठीक है, in such conditions they are making a treaty separately with the other सरदार, in such conditions, ठीक है, वो treaties जो है उनको वीक कर रही है, और इस वाले वॉर में सेकंड वाले में वो कंप्लीटली रूप से इनको ख़त्म कर देंगे। और ये है कहानी। पेशवा थोड़ा बहुत फटफटा रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है कि यार मैंने गलती कर दी है ना। तो पेशवा जो है वो स्ट्रगल करता है, वो एक बार नहीं तीन बार पिटा जाएगा। एंड दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ द बैटल ऑफ किरकी, बैटल ऑफ कोरेगांव, बैटल ऑफ अष्टी। ये सारे के सारे बैटल पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़े जाएंगे। और ये सीक्वेंसेस का परिणाम क्या होगा कि अंग्रेज जो है वो पेशवा को एक तरह से निर्वासित कर देंगे। अब उसको पेशवा को पकड़ेंगे और पेशवा को भेज दिया जाएगा कि अब जाओ, अब आपको हम भेजते हैं कानपुर के पास बिठूर, और वहाँ पर आपको हम देंगे पेंशन, और पेंशन देंगे और वहीं पर रहना। अब तुम किसी नाम काम के नहीं हो, पेशवा वेशवा कुछ नहीं हो, और इसको पेंशनर बना दिया जाएगा। अंग्रेज आगे चलकर इस पेंशनर को पेंशन देना बंद कर देंगे। हालांकि अंग्रेज इस जगह सही है, ठीक है, और पेंशन जो है वो बाजीराव फर्स्ट सेकंड को दी जाती है। लेकिन बाजीराव सेकंड के जो बेटे आएंगे वो क्या करेंगे, पेंशन मांग करेंगे। अब क्या बेटे को पेंशन मिलती है क्या? अंग्रेज भी यही कहेंगे। और इस कंडीशंस में हम देखेंगे कि वो कहानी जो है वो 1857 की ओर लेकर चली जाएगी। तो अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये कहानी, ठीक है। तो ओवरऑल इतना याद रखिए, बाजीराव सेकंड दैट मीन्स पेशवा को पकड़ा जाएगा, उसे बिठूर भेज दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, और इस तरीके से मराठा यूनियन जो है वो ख़त्म हो रहा है। बाकी सरदारों का क्या हुआ वो भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और युद्ध लड़े जा रहे हैं, और ये है अंग्रेज और ब्रिटिशर्स और भोसले के बीच में बैटल ऑफ सीताबर्दी, बैटल ऑफ माहिदपुर होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच में होगा। इन सब का परिणाम अंग्रेज़ों के फेवर में है, मतलब भोसले और होलकर हार जाएंगे, और भोसले और होलकर हार जाएंगे तो फाइनली हम यहाँ देखते हैं ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच में होगी, और इस तरीके से ये बैटल ख़त्म हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हॉचपॉच लग सकता है, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट बैटल नेम, ठीक है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस समझ में आ चुकी होगी, और इस तरीके से ये बैटल ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। ख़ास बात एक ये है कि ट्रीटी ऑफ ग्वालियर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दैट इज़ द ट्रीटी इन बिटवीन द अंग्रेज एंड द सिंधिया, और दौलत राव सिंधिया यहाँ पर होते हैं। इस ट्रीटी में ये बोलते हैं कि हम पिंडारीज को ख़त्म करने में अंग्रेज़ों की मदद करेंगे। पिंडारी क्या होते हैं? पिंडारी जो हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि ये मराठाओं के ही हेल्पर होते हैं। मराठा जो हैं जब युद्ध में लड़ाई करते हैं और जब युद्ध करते हैं तो होता ये है कि ये पिंडारी जो है उनकी मदद करते हैं सामान को लूटने वगैरह। और दूसरे एंग्लो मराठा के बाद ये लोग जो हैं वो फ्री हो गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि मराठा यूनियन वैसे ही मतलब वीक हो चुका है। तो शिंदे और होलकर नाम के जो लोग हुआ करते थे वो इस पिंडारीज के अंतर्गत हुआ करते थे। और पिंडारीज को जब कुछ काम नहीं था तो ये क्या करते थे, ये अंग्रेजों पर छापा मार देते थे या उनको लूट लेते थे। वो अब कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। जैसे आप देखेंगे लॉकडाउन या इकोनॉमिकल कंडीशन या जॉब जाने की वजह से लोग जो है गलत काम या अपराध की ओर चले जा रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो पिंडारीज जो है वो फ्री हो चुके हैं और वो रेड करते हैं अंग्रेज़ों पर, और अंग्रेज इससे बहुत परेशान है। इन सच कंडीशंस जो हैं वो अंग्रेज बहुत परेशान है, तो वो अंग्रेज सिंधिया की मदद लेते हैं कि इन पिंडारियों को ख़त्म करने में आप हमारी मदद करिए। इस तरीके से ये होती है दूसरी संधि। पिंडारीज में ज़्यादातर कैवलरीज या घुड़सवार हुआ करते थे जो मराठाओं के ही संरक्षण में थे। और इस तरीके से हम देखते हैं कुछ नेताओं के नाम यहाँ देख सकते हैं, करीम है, सेतु है, खान है ना, तो तुलसी, इमाम बख्श, साहिब खान, ये कुछ खास लीडर हुआ करते थे जो पिंडारीज के अंतर्गत थे। ठीक है जी हाँ, आपके मन में एक बात प्रश्न और आ रहा होगा, आपने एक बाहुबली मूवी देखी थी जिसमें पिंडारीज की चर्चा की गई थी। तो मेरा ये मानना है कि जो मूवी आपने देखी है बाहुबली, उसको रिसर्च के साथ बनाया गया है, और रिसर्च के दौरान आप देख रहे हैं कि इतना अच्छी रिसर्च उन्होंने की है। तो वो आप हालांकि वो घटना काल्पनिक है, लेकिन आप उसको समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध के बाद मैंने आपको बताया है कि इसमें पेशवा को पकड़ लिया जाता है, पेशवा को कानपुर के पास रखा जाता है और एक छोटी सी संपत्ति मतलब पेंशन पर दिया जाता है।
उसके अधिकांश क्षेत्र जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मिला लिए जाते हैं, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मराठा यूनियन का जो एरिया था वहाँ आ जाता है। इस तरीके से घटना देखने को मिलती है। लेकिन आगे यदि आप 1857 पढ़ते हैं तो 1857 में आपको देखने को मिलेगा नाना साहेब। ये नाना साहेब वही हैं जो झांसी की रानी की मदद करेंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मैं वहीं से कनेक्ट करके देख रहा हूँ। ये नाना साहेब कोई और नहीं, दैट इज द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड को पेंशनर बना दिया गया है और इनके अडॉप्टेड चाइल्ड होंगे कौन? नाना साहेब। और ये नाना साहेब जो है अपनी पेंशन बंद हो जाने की वजह से 1857 की क्रांति में पार्ट लेते हैं। तो 1857 की क्रांति फेल क्यों हो गई? इसीलिए हो गई कि कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी झांसी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने वेंटिलेटर के लिए लड़ रहा है, कोई अपने अलग अलग चीज़ों के लिए लड़ रहा है। तो ये एक कारण आपको समझ में आ रहा है, एंड वी विल फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द कि इस तरीके से आप देखेंगे कि कहानी जुड़ी हुई है एक दूसरे। तो 1857 जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इन नाना साहिब को याद रख लेंगे, लेकिन ये नाना साहिब जो है इनकी पेंशन कहाँ से बंद होती है इसे हम इस बैटल से जोड़कर देखेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। तो ये है आपका एंग्लो मराठा वॉर वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो है आपके पोस्ट मुगल्स। थोड़ा सा हम पोस्ट मुगल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो ये आपका एंग्लो मराठा वाला सेक्शन हमने देखिए। अब देखिए 1680 मोटे तौर पर 1674 से हमने 1818 तक का सीक्वेंस कवर कर लिया है। इस सीक्वेंस में मतलब हमने मध्यकाल के जो मराठास हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं और किस तरीके से वो मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर उनका डिक्लाइन हो जाता है, ये पूरा टाइम पीरियड हमने एक साथ देख लिया है। जनरली बुक्स में या जनरली जो आपको देखने को मिलता है वो छत्रपति को सेपरेट करते हैं और पेशवा को अलग बताते हैं, लेकिन मैंने इस सीक्वेंस को एक साथ ही कवर कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। आई होप आपको ये तरीका बेहतर पसंद आया होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, सुरक्षित रहिए, मदमस्त रहिए और खुश रहिए। इस कहानी को यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।